आपकी विचारधारा की मुहिम में खत्म हो रहा है मीडिया का अस्तित्व। हम किसी से समझौता करते नहीं, हम खबर दिखाते हैं बेबाक तरीके से। खबरों के सफर की नई शुरुआत सिर्फ लोकमंच पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव जो हो रहा है, 7 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और जिसको लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया वो है जो शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं और अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। लेकिन देखना यही होगा जनता का समर्थन हासिल करने में कौन नेता जो है वो कामयाब हो पाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए नामांकन प्रक्रिया को लेकर, प्रशासन की तरफ से यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि किस तरह से नेताओं को यहाँ पर पहुँचना होगा। नेताओं के यहाँ पर अगर साथ उनके समर्थक आते हैं, कितनी संख्या होगी, कोरोना को लेकर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, वो सारे यहाँ पर जो है इंतजामात प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर जो है सरगर्मियां तेज होती हुई जा रही हैं और इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे। सीधा चलेंगे कानपुर, जहां से इब्रे हसन ज़ियादी साहब हमारे संवाददाता सीधा लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इब्रे हसन, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि आज से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है? जी हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। जो आज से जो नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है वो 16 अक्टूबर तक चलेगी। और अगर हम तैयारियों की बात करते हैं शासन प्रशासन की, तो शासन प्रशासन ने जो है पूरी अपनी कमर कस ली है और सारी ही तैयारियां कर रखी है। अगर हम कानपुर की बात करते हैं तो जहाँ जो हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव घाटमपुर सीट से जो होना है, तो उस सीट की अगर हम बात करते हैं तो पिछली बार जो है वो भाजपा सरकार के भाजपा के पास वो सीट थी। यहाँ से कमल रानी वरुण जो थी वो यहाँ से विधायक थी और मंत्री भी उत्तर प्रदेश सरकार में थी, जिनका कोविड के चलती है देहांत हो गया। उसके बाद से वो सीट खाली थी। और अगर हम यहाँ के समीकरण की बात करते हैं तो यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले रही है वो यहाँ पर भाजपा की, जिसने अपनी जीत दर्ज करी थी। और अगर हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर बसपा रही थी और बसपा का यहाँ पे अच्छा खासा रसूख भी माना जाता है। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी रही थी। अब देखने वाली बात यह है कि कमल रानी वरुण के देहांत के बाद से अब जिस तरह से यहाँ पर समीकरण बन रहे हैं, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि अब की कौन बाजी मारता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मतदाताओं की बात करते हैं तो मतदाता जो है यहाँ पर लगभग 3 लाख से मतदाता जो है अधिक हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर जीत की बात करें या हम यहाँ के बूथों की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल मतदान केंद्र जो है वो 260 बनाए जाएंगे और 481 जो है यहाँ पर बूथ रहेंगे। बिल्कुल। और इसके लिए यहाँ पर शासन और प्रशासन जो है वो पूरी तैयारी कर चुका है। बिल्कुल, लेकिन इब्रे हसन जी, अगर यहाँ पर हम बात करें, अगर पार्टियों के प्रत्याशियों की बात की जाए तो अब तक कितनी यहाँ पर पार्टियों ने, किन किन पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है? ये देखिए, अगर हम पार्टियों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पिछली बार जो थी वो भाजपा सरकार से भाजपा में जो थी कमल रानी वरुण वो यहाँ पर जीती थी। और अगर हम उनके वोटों की बात करते हैं तो उन्हीं ने यहाँ पे 92,776 वोट पाकर अपनी जीत हासिल करी थी। और यहीं से बसपा के अगर हम यहाँ से अगर बात करते हैं तो बसपा के यहाँ से सरोज कुरुई जो है वो लड़े थे, जिन्होंने 47,000 उन्हीं ने यहाँ से 958 वोट पाया था। और अगर हम कांग्रेस के नंदराम सोनकर जो यहाँ से लड़े थे, अगर हम की बात करते हैं तो उन्हीं ने 40,465 वोट पाए थे। अगर हम करते हैं जीत के अंतर की, तो जीत का अंतर जो था वो 45,178 वोट का जीत का अंतर था। लेकिन कमल रानी वरुण के देहांत के बाद से अब किस तरीके के समीकरण बन के निकल के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर घाटमपुर की हम बात करते हैं तो घाटमपुर में बसपा का अच्छा खासा यहाँ पर असर जो है माना जाता है। तो अब कमल रानी वरुण के देहांत के बाद से और जिस तरह से उस वक्त की अगर हम बात करें तो उस वक्त एक भाजपा की लहर थी, मगर आज कुछ फर्क है। तो अब हमें इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर कुछ उलटफेर होगा या नहीं होगा। इसके लिए अभी बिल्कुल इब्रे हसन, ये तो देखना होगा और इंतजार भी करना होगा। तो क्या माना जाए, बसपा और सपा के अगर यहाँ पर उम्मीदवार की बात की जाए और या फिर कांग्रेस की तरफ से बात की जाए, अब तक किन किन पार्टियों ने यहाँ पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है? क्या अभी तक यहाँ पर पार्टियों ने अपने जो है प्रत्याशियों को मैदान में उतारा या फिर अभी देखना होगा कि कौन निकलकर सामने आता है? जी हम देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर अभी तक जो है किसी भी पार्टी ने अभी अपने प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है।
अलबत्ता बसपा से जरूर एक प्रत्याशी का नाम चल रहा है, लेकिन अभी देखने वाली बात यह है कि ऑफिशियल जो है अभी ऐलान कुछ नहीं किया गया है। और क्योंकि आज से नामांकन भी शुरू हो गए हैं, तो हो बिल्कुल। सकता है आज ही देर रात जो है सारे नाम सामने आ जाएं और फिर उसके बाद नामांकन होने लगे। जी बिल्कुल, लेकिन इब्राहिम हसन, अगर बात की जाए सपा या फिर बसपा की या फिर बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी की बात की जाए, तो किन किन नेताओं के नाम की यहाँ पर चर्चा चल रही है, किन के नाम का यहाँ पर ऐलान हो सकता है, क्योंकि नाम की चर्चा तो जरूर वहां पर हो रही होगी। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रत्याशियों की, तो पिछली बार जो बसपा के यहाँ जो चुनाव लड़े थे सरोज पुरील, तो वो यहाँ पर सेकंड नंबर पर आए थे, तो उनका भी नाम जो है बहुत जोर शोर से चल रहा है। और अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो यहाँ से नंदराम सोनकर ये थर्ड नंबर पर आए थे, तो इनका भी नाम जोर शोर से चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी का नाम जो है वो यहाँ पर पार्टी ने घोषित नहीं किया है, तो जिसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और जैसा कि सूचना मिल रही है सूत्रों द्वारा कि आज ही सारे प्रत्याशियों के नाम जो है वो फाइनल हो जाएंगे, क्योंकि आज से नामांकन शुरू हो गया है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से घाटमपुर विधानसभा के अब की चुनाव होने हैं और जिस तरीके से चुनाव वहां पर होंगे, तो उसमें अब की जो है काफी उलटफेर की उम्मीद भी की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए इस बार यहाँ पर जनता की बात की जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और किसानों को लेकर समस्या लगातार जो है उसको जो है विपक्ष भुनाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये माना जाए इसका नुकसान अब यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार को उठाना पड़ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जैसा कि अभी मैंने पहले ही कहा कि अब की काफी उलटफेर की उम्मीद की जा रही है। तो क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे चल रहे हैं, जो बेरोजगारी का भी यहाँ पर मुद्दा है और किसानों का भी मुद्दा है। और जो अगर हम घाटमपुर की बात करते हैं तो घाटमपुर से किसान लगे हुए हैं, वहाँ पे किसानी हैं, खेती होती है। तो अब की ये सारे मुद्दों को ध्यान में रखकर हो सकता है वोटर जो है वोट करे। तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि अब की के चुनाव में जो है यहाँ पर काफी उलटफेर की उम्मीद की जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी साफ कहना वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं होगा। उसके लिए हमको जरूर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिर से ये बात दोहरा दूं कि अब की चुनाव में काफी उलटफेर की उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इब्राहिम हसन, अगर बात जनता की समस्या की जाए, सबसे बड़ी समस्या क्या है? जनता के बीच अगर आप पहुंचे हो और आपकी बात हुई हो, तो क्या कुछ मांग की जा रही है कि ये समस्या है, यहाँ पर इसका समाधान होना चाहिए, उनका नेता कैसा होना चाहिए? क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? वो जीती थी वहां से, और जीतने के बाद जब वो मंत्री भी उत्तर प्रदेश में बनी थी, तो मंत्री बनने के बाद उन्हीं ने कुछ विकास कार्यों की शुरुआत भी करी थी। और जहां तक अगर उनकी बात करें तो उनसे काफी लोग वहां पर प्रसन्न भी थे। लेकिन अगर अब के हालातों की बात करें तो जनता की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, तो जनता को वही चाहिए होती है, बाकी तो कोई पार्टी कुछ दे नहीं सकती है। तो जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं वो अभी भी वहां पर अधूरी पड़ी हुई है, और जनता जो है उसका इंतजार कर रही है कि जो मूलभूत सुविधाओं में आता है, बिजली है, पानी है, सड़क है, जनता चाहती है कि ये मिल जाए। अभी भी कई जगहों पे ऐसा है जहाँ पे खड़ंजा तक नहीं गया है, जहाँ पर सड़क तक नहीं है, तो अभी भी वहाँ की जनता जो है इसका इंतजार कर रही है। तो अब की देखना ये होगा कि क्या इन सब मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए जनता जो है वोट करेगी, या फिर वैसे ही जैसे पिछली बार भाजपा की लहर थी और उस लहर में जो लोग जीत गए थे, तो क्या उस तरीके से सोचती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। कोरोना महामारी के चलते हुए काफी लोग बेरोजगार हो चुके हैं, तो उससे भी बहुत लोग परेशान हैं, और किसान वो अलग अपना आंदोलन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अब की इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अब की का वोटर वोट करे। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से सपा सड़कों पर उतर रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, किसानों की समस्या लगातार बनी हुई है, इन तमाम मुद्दों को लेकर सपा सड़कों पर उतरी और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है, बसपा भी सड़कों पर उतर रही है। दावा यही किया जा रहा है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है। तो अगर इन सब मुद्दों को यहां पर नजर रखते हुए बात की जाए, तो किसे नफा और किसे नुकसान हो सकता है यहां पर? जी देखिए, अगर हम यहाँ घाटमपुर विधानसभा की बात करते हैं तो घाटमपुर विधानसभा में जो है सपा जो थी वो अब चौथे पांचवें नंबर पे थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले नंबर पे भाजपा और दूसरे नंबर पर बसपा, क्योंकि बसपा का वहाँ पे अच्छा खासा वोटर है और अच्छा खासा बसपा का ही समीकरण है, और तीसरे नंबर पर वहाँ पे कांग्रेस आई थी।
तो सपा तो फिलहाल वहां पर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष की पार्टी होने के नाते सपा इस वक्त जो है जिस तरीके के धरने प्रदर्शन कर रही है या जनता के मुद्दे उठा रही है, और कांग्रेस भी जिस तरीके से मुद्दे उठा रही है, चाहे वो किसानों का हो, चाहे अगर अभी हाथरस को हम हाथरस की बात करते हैं, हाथरस में जिस तरह से कांड हुआ तो वहां पे राहुल और प्रियंका जिस तरह से पहुंचे हैं, तो हो सकता है कि जिस तरीके से 3rd नंबर पे कांग्रेस आई थी तो शायद ये वहां से कुछ गेन करे और कुछ ऊपर आ सकते हैं। लेकिन सपा जिस तरीके से पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन कर रही है और जिस तरीके से उसके ऊपर लाठियां चल रही हैं, तो हो सकता है अब की सपा भी लड़ाई में कहीं दिखाई दे। लेकिन अगर बात की जाए तो अगर कांटे की टक्कर की बात की जाए तो वो टक्कर जो अभी तक है वो भाजपा और बसपा में ही दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, और देखना होगा कि जनता का समर्थन हासिल करने में कौन यहां पर कामयाब होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल इसी बात का है कि आखिरकार जनता का समर्थन हासिल करने में कामयाब कौन होगा, और यहां पर जनता किसे अपना नेता चुनेगी, क्योंकि विकास के मुद्दों को लेकर और साथ ही बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर और किसान हितैषी होने का दावा करने वाली सभी पार्टियां भी अपने अपने हिसाब से राजनीति कर रही हैं। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार। किसान की कड़ी मेहनत से संसद की सियासत से सड़क तक, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से काशी की आरती की झुनझुन तक, भरोसा देश का है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। भरोसा लोकतंत्र का है। भरोसे के लिए सिर्फ लोकमंच।